प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। आज पार्ट नंबर अपने 17 इसका करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। तो देखो बच्चों, अपने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें अपने क्या निकाला था, फॉर्मूला निकाला था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर पड़ी हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी या F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा लगता है। ठीक है, ये फॉर्मूला निकाला था। अब आज जो अपना टॉपिक है वो देखो क्या है कि फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर लूप अपने पास पड़ा हुआ है, तो उस रेक्टेंगुलर लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है उस पर कितना फोर्स लगेगा और कितना टॉर्क लगेगा यहाँ पर। ठीक है, वो अपने को कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू। तो अब लूप क्या है, सबसे पहले ये देखो कि अपने एक वायर ले ली एक वायर ले ली, ठीक है। उस वायर को ऐसे रेक्टेंगुलर शेप दे दी, तो वो एक वायर से बनी हुई वो रेक्टेंगुलर शेप उसको लूप कह देंगे। ठीक है, और लूप ये अगर मान लो एक जो लूप है, वैसे ही अगर अपने बहुत सारे लूप बना दे तो वो एक कॉइल बन जाती है। मतलब होती कॉइल ही है, मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो एक ही होते हैं। और इसकी शेप कैसी ली हुई है यहाँ पर, अपने जो रेक्टेंगुलर शेप ली हुई है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जब इसमें अपने करंट फ्लो करवाएंगे इस रेक्टेंगुलर लूप में, और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये बी आपने लगा रखा है, तो इस पर रखी हुई है, तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स और टॉर्क लगेंगे। वो दोनों की वैल्यू अपने को निकालनी है। सबसे पहले फोर्स निकालेंगे, फिर टॉर्क निकालेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले डायग्राम को समझो कि ये आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे ना वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। अब यूनिफॉर्म लगाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो अपने क्या करते थे, दो प्लेट्स ले लेते थे। एक पॉजिटिव प्लेट होती थी, एक नेगेटिव प्लेट होती थी। तो उनके बिटवीन क्या हो जाता था, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता था। अब यहां पर अपने क्या लेंगे, दो मैग्नेट लेंगे। ठीक है, काफी यानी कि परमानेंट मैग्नेट कहेंगे इसे। जो परमानेंट मैग्नेट मतलब वो मैग्नेट जो खत्म नहीं होती है। ठीक है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वही रहती है। तो एक का एन पोल रख देंगे इधर और एक का साउथ पोल रख देंगे। दो मैग्नेट लेंगे, एक का नॉर्थ पोल और एक का साउथ पोल अपने फिक्स कर देंगे यहाँ पर। और उसके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड अब बन जाएगा वो कैसा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। और वहां पे ये कॉइल ABCD, कॉइल का लूप। ठीक है, तो एबीसीडी एक लूप रख रखा है, इसमें ये आई करंट है वो फ्लो हो रहा है। ये आई करंट मैंने दिखा रखा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। अब ये पड़ा कैसे है लूप, इसको देखो समझो आप कि ये जो लूप है ना, ये इसकी फ्रंट साइड है। ठीक है, फ्रंट साइड है। और इस जो ये रेक्टेंगुलर है तो इसकी जो लेंथ है ये लेंथ L है, और ये ब्रेड्थ इसकी B है। विड्थ, विड्थ बोल देते हैं या ब्रेड्थ बोल देते हैं, वो स्मॉल b है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब इसको एक बार समझ लो भी ये पड़ा कैसे हुआ है जो लूप है आपके पास। तो अब ये चीज देखो कि ये मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे बोर्ड पर ही लगा हुआ है, ऐसे मान लो। ठीक है, और ये आपका लूप है जो वो इस प्रकार से पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब ये थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा भी शो कर रखा है, मान लो ऐसे आपने टेढ़ा रख रखा है इसको ऐसे। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा टेढ़ा रख रखा है। समझ आई बात इतनी। तो ये क्या हो जाएगा अब, यानी कि जो आपके पास लूप है वो आपने किस प्रकार रखा हुआ, 3D में रखा हुआ है। तो आप देखो इस लूप की एक ये फ्रंट साइड होगी और ये बैक साइड होगी। आपने जब ऐसे रख रखा है, एक मैग्नेट इधर रख रखी है, एक मैग्नेट इधर रख रखी है, उसके बीच में इसको रख रखा है थोड़ा सा टेढ़ा। अब टेढ़ा क्यों रखा है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर पोजीशन हो जाएगी, तो अपने फॉर्मूला निकालेंगे वो तो परपेंडिकुलर पोजीशन के लिए आ जाएगा। अब थोड़ा सा क्या है टेढ़ा रख देंगे तो वो किसी एंगल के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। उसी एंगल में जब 90 डिग्री पुट कर देंगे तो वो 90 डिग्री के लिए आ जाएगा। अगर जीरो के लिए पुट कर देंगे तो जीरो के लिए आ जाएगा। समझ आई बात। तो आपने लूप थोड़ा सा इस प्रकार टेढ़ा रखा हुआ है, तो ये अपने शो कर दिया इस लूप को। फ्रंट साइड इसकी ये है, मतलब यहां से जो करंट जाएगा ना फ्रंट साइड से वो ऐसे नीचे जाएगा, और ये वाला करंट जो नीचे वाली साइड होगा ये पीछे जाएगा, ऐसे पीछे की तरफ। ठीक है, और यहां पर जो पीछे वाली ये साइड है यहां करंट ऊपर जाएगा, और यहां पे जो करंट है वो आगे आएगा, क्योंकि ये बैक साइड है तो बैक से फ्रंट की साइड आएगा ये वाला। समझ आएगी इतनी बात। ठीक है, तो अब देखो क्या दे रखा है यहां पर, अगर मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं तो ये मैग्नेटिक फील्ड है।
ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका लूप ऐसे थोड़ा सा पड़ा हुआ है। इसको ऐसे भी रख सकते हो आप, और आप ऐसे भी रख सकते हो थोड़ा सा एंगल पर। ठीक है, एंगल पर रख सकते हो। अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आगे काम आएगा, इस कारण बता रहा हूं। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी देख लो बच्चों। लेट वी हैव ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप ABCD एंड करंट आई इज फ्लोइंग इन इट। करंट आई फ्लो हो रहा है। इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है। इट्स लेंथ इज स्मॉल l एंड ब्रेड्थ इज स्मॉल b और एरिया वेक्टर इज A वेक्टर। अब जो आपके पास अगर मान लो रेक्टेंगुलर लूप है तो उसका एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर कोई भी अगर आपके पास ऐसे सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? एरिया वेक्टर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो अब यहां पर जो लूप रखा हुआ है ना, उसमें क्या है आपके पास? एरिया वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों के बिटवीन एंगल थीटा है। ये लूप आपका, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। तो यहां पर आपने ये मान लो एरिया वेक्टर अगर मैं ऐसे लेके जाता हूं तो ये वाला एंगल यहां पे क्या बनेगा? थीटा एंगल बनेगा। समझ आई बात? तो अब देखो क्या होगा कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड B एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ऑल फोर साइड्स। यानी कि ये जो दो चारों साइड है इसकी AB, BC, CD और DA। ठीक है, तो आपको पता है कि ये हर एक साइड इसकी एक वायर है और करंट कैरिंग वायर है। और करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर पर जब भी उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो एक फोर्स लगता है जिसको अपने मैग्नेटिक फोर्स बोल देते हैं और उसकी वैल्यू IL क्रॉस B के क्या होती है? इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे चार साइड्स हैं तो अपने को चारों साइड्स पर फोर्स की वैल्यू और फोर्स की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं फोर्स की। तो सबसे पहले नंबर पर जो आएगा फोर्स ऑन साइड, या आप बोल सकते हो वायर AB। जो AB आपके पास वायर है इस पर फोर्स कैसे निकालेंगे? तो फोर्स जो इस पे लगेगा वो फोर्स आपका क्या होगा? उसको मैं F1 वेक्टर मान लेता हूं। F1 इज इक्वल टू IL क्रॉस B। क्योंकि देखो जो आपके पास AB साइड है इसकी लेंथ कितनी है? L है। अब ये L है तो इसके सामने वाली भी L है, ये स्मॉल b है तो इसके सामने वाली भी स्मॉल b है। तो लेंथ इसकी स्मॉल l है तो ये, तो F1 का अगर मैं यहां पर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ILB साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अपने को यहां पर देखना पड़ेगा। तो देखो L क्रॉस B, तो आपको अगर इस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, F वेक्टर की, F1 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो निकालनी है, और दूसरे नंबर पर I और B के बीच एंगल आ जाएगा आपके पास थीटा। दोनों ही चीजें आ जाएंगी, F1 की डायरेक्शन भी आ जाएगी और L क्रॉस B की डायरेक्शन भी, सॉरी L और B के बिटवीन एंगल भी आ जाएगा। तो अब आप देखो इस साइड A B के लिए तो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है। तो अब इसमें क्या होगा? जो L वेक्टर की डायरेक्शन होगी, इस L वेक्टर की, वो करंट की डायरेक्शन होती है। तो ये क्या है? रेड कलर वाला मार्कर मैं मान लेता हूं यहां पर L की डायरेक्शन में। ठीक है, अब B आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जो वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है इस साइड, तो ये B की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो L क्रॉस B। तो अब आपके पास देखो ये क्या हो गया? L हो गया, या I की डायरेक्शन और ये B। तो L क्रॉस B, ये L की तरफ क्या रखिए आपने? फिंगर रखी और इसको रोटेट कर दिया तो इन साइड, तो इनवर्ड आ जाएगी डायरेक्शन। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलरी इनवर्ड। जो ये F1, ठीक है, F1 वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो F1 क्या हो जाएगा? यहां पर इनवर्ड के लिए अपने ये वाला सिंबल यूज करते हैं ना, तो इसको क्रॉस वाला ये सिंबल लगा देता हूं मैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलरी इनवर्ड आ रही है उसकी डायरेक्शन F1 की। और दूसरी चीज कि I और B, ये I था और ये B था, I और B के बिटवीन एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री का आ रहा है। तो यहां पर हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो F1 इज इक्वल टू ILB, और जो इसकी डायरेक्शन है मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलरी इनवर्ड टू द प्लेन। ठीक है, पूरा लिख लेना, परपेंडिकुलरी इनवर्ड। ये आ गई। अब बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे नंबर पर अगर मैं वैल्यू निकालूं तो फोर्स ऑन साइड BC। ठीक है, BC साइड पर फोर्स अपने को निकालना है। तो अब BC, अब मैंने आपको कहा था ये बैक साइड है B वाला पॉइंट,
इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है। तो मतलब आपका इनवर्ड से आउटवर्ड आपका करंट आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगी, अब एल की डायरेक्शन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं फोर्स की वैल्यू लिख देता हूं यहां पर, F2 वेक्टर इज इक्वल टू आई, करंट वही फ्लो हो रहा है, यहां पर बी क्रॉस बी आ जाएगा, क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो किसके इक्वल है, अब इसकी ब्रेड्थ, मतलब लेंथ क्या है, इस वायर की लेंथ कितनी है, बी के इक्वल है, तो वो बी क्रॉस बी आ जाएगा। तो F2 का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो आई बी बी साइन थीटा, ठीक है। और हेयर थीटा की वैल्यू निकालेंगे और ये डायरेक्शन निकालेंगे, बस हर एक में यही चीजें निकालनी है। तो अब आप देखो कि आई आगे की तरफ आ रहा है, मतलब कि जो आई की डायरेक्शन है वो ऐसे है अब, ठीक है, ऐसे है, और बी की डायरेक्शन आपके पास वो ऐसे है, ठीक है, बी की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। तो अब आई आपका क्या है, आगे की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये आपको कॉइल 3D में माननी पड़ेगी। तो आई क्रॉस बी, आई क्रॉस बी यानी एल क्रॉस बी, क्योंकि आई और एल की डायरेक्शन सेम है, एल क्रॉस बी, तो कहां पर डायरेक्शन आ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये यहां पे जो फोर्स हो जाएगा आपका F2 वेक्टर हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो हेयर जो थीटा है वो फिर से यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, क्योंकि आप देखो एक ऐसे आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर F2 जो हो जाएगा आई बी बी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड होगी बच्चों, समझ आई इतनी बात। अब बिल्कुल इसी तरीके से सी डी पर फोर्स है, जो फोर्स ऑन साइड सी डी, सी डी पर जो फोर्स होगा वो कौन सी साइड में लगेगा, तो आप देखो कि सी डी पर जो आपके पास करंट की डायरेक्शन है या एल की डायरेक्शन है, वो आपके पास क्या आ रही है, पहले इसका फॉर्मूला लिखता हूं मैं, आई एल क्रॉस बी, ठीक है। तो F3 इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और हेयर थीटा की वैल्यू दिखेंगे। अब देखो आप इसमें करंट नीचे आ रहा है, मतलब एल की डायरेक्शन ये वाली नीचे है, और बी की डायरेक्शन आपको पता है इधर वाली है, तो अब ऐसे और ऐसे हो गए फिर से। तो अब यहां पर एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी करना है, तो ये एल रेड कलर वाला एल है और ये बी की डायरेक्शन है, तो एल क्रॉस बी, ठीक है। एल की तरफ अंगुलियां रखो और बी की तरफ मोड़ दो, तो कहां पर अंगूठा आपका बाहर की ओर आ रहा है, तो यहां पर डायरेक्शन देखो इनवर्ड थी, अब ये वाली डायरेक्शन ऐसे क्या आ जाएगी, ये F3 वेक्टर होगा आपके पास, और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो F3 आपके पास आ गया आई एल बी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से फोर्थ जो साइड है उस पे फोर्स, फोर्स ऑन साइड, जो आपके पास ये डी ए है, डी ए पर जो फोर्स आपको निकालना है, तो अब यहां पर पहले फोर्स की वैल्यू लिख लो, F4 वेक्टर इज इक्वल टू आई बी क्रॉस बी, ठीक है, क्योंकि बी इसकी लेंथ है। तो F4 इज इक्वल टू आई बी बी साइन थीटा, और यहां पर देखो क्या है कि आप देखो ये अब फ्रंट साइड है, डी पॉइंट आपका बोर्ड से ऐसे फ्रंट साइड है, और ये यहां पर पीछे है, ठीक है। तो अब फ्रंट से पीछे की ओर करंट आपका फ्लो हो रहा है, मतलब एल की डायरेक्शन ये है, अब जो इसकी निब है ना, अब ये इसको ऐसे डायरेक्शन माननी है आपको एल की, और बी आपका इस साइड है, ठीक है। तो बी आपका इस साइड है, तो इसको देखो मैं ऐसे पकड़ता हूं, ये बी की है और ये एल, तो एल क्रॉस बी, एल एल की तरफ क्या करिए, अंगुलियां खोली आपने, और बी की तरफ उसको रोटेट, तो मतलब कहां आ रहा है, डाउनवर्ड जो इसकी डायरेक्शन आ रही है, मतलब कि F4 वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास ये हो जाएगी। तो मतलब कि थीटा फिर से 90 डिग्री, और F4 जो आपका हो जाएगा आई बी बी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, ये अपवर्ड थी और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई। चारों फोर्स आ गई, चारों की डायरेक्शन आ गई। अब अपने टोटल फोर्स निकालना है, तो यहां पर देन टोटल या रिजल्टेंट फोर्स ऑन कॉइल या लूप, रिजल्टेंट फोर्स ऑन लूप ए बी सी डी, ए बी सी डी लूप पर रिजल्टेंट फोर्स आएगा
वो F वेक्टर आ जाएगा, वो आएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। ठीक है, अब F वेक्टर जो आएगा, देखो आपको क्या है, जो टोटल फोर्स है वो सारे फोर्सेस के क्या आएगा, वेक्टर सम के इक्वल आएगा। और वेक्टर सम में अपने को डायरेक्शन साथ में लेनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन का सिंबल साथ में लेते हैं। देखो चारों फोर्सेस की वैल्यू अपने पास है और डायरेक्शन भी है। तो अब पहला जो फोर्स है F1, इसको मैं ILB मान लेता हूं, ILB है। ठीक है, दूसरा फोर्स है IBB, तीसरा है ILB फिर से ये वाला, और चौथा जो फोर्स है वो IBB है। अब आप देखो कि ये वाला पहला फोर्स F1 और F3, F1 इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है। यहां पर अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी यहां पर। ठीक है, तो इनवर्ड और आउटवर्ड, तो इनवर्ड वाले को अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको। और इसी तरीके से ये वाली डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड और ये डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड वाले को प्लस ले रहे हो तो डाउनवर्ड वाले को माइनस लेना पड़ेगा। तो मतलब यहां पर चारों फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा इस पर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी आपके पास। मतलब कि जो आपकी कॉइल पर रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना लगेगा, इस पर 0 फोर्स लगेगा। ठीक है, 0 फोर्स लगेगा, तो मतलब रिजल्टेंट फोर्स तो आ गया अपने पास 0। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो बच्चों इसमें क्या है कि यहां पर सो देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन इन लूप। मतलब कि जो आपका लूप है उसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी भी, ऐसे नहीं भी वो आगे जाने लगेगा, रहेगा अपनी जगह पर ही, जब उसमें फोर्स क्या है, 0 है। लेकिन यहां पर आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखो क्या, कि अगर मैं आपको ये रेक्टेंगुलर कॉइल मान ले अपने, तो इसके क्या है कि ये मान लो ऐसे पड़ी हुई है आपके पास, तो जो आगे वाली साइड है, ये आगे वाली साइड है, इस पे जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है। ठीक है, ये देखो ऐसे लग रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, और ये इस पे डाउनवर्ड लग रहा है फोर्स। ऐसे कह सकते हो, अगर मान लो ऐसे आप मानते हो, एक पर परपेंडिकुलरली अपवर्ड और एक ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। मतलब कि अगर अपने इसको क्या करें, यहां से पकड़ के खींचे और एक जना यहां से पकड़ कर खींचे, तो अब ये कॉइल ऐसे रोटेट होने लगेगी। क्योंकि देखो ऐसे अगर सीधा खींचे, एक इधर से खींचे एक इधर से, तो ये कोई मोशन नहीं होगी। ऊपर खींचे नीचे खींचे कोई मोशन नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों फोर्स कोई मोशन नहीं करवाएंगे, लेकिन ये दोनों फोर्स ऐसे लगे हुए हैं इस पर, कॉइल पर इस प्रकार से लगे हुए हैं, आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, ये कॉइल है तो इस पर ये दोनों मार्कर मतलब ऐसे लग रहे हैं। तो अब अगर ऐसे फोर्स लगेंगे तो ये क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। मतलब यहां पर कौन सी मोशन होगी, रोटेशनल मोशन होगी। मतलब आपकी जो कॉइल है या लूप है वो क्या करेगा, रोटेशन करेगा। और कौन से फोर्सेस के इफेक्ट में, F1 और F3, ये दोनों क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे फोर्सेस का। और इसके इफेक्ट में ये क्या होगा, एक रोटेशनल मोशन करेगा। ठीक है, आपको पता ही है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ रखा है, जैसे वहां पर डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल था, तो उस पर भी टोटल फोर्स 0 आ रहा था। उस पर अपने क्या किया था कि ऐसे मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर, इधर भी क्यू ही लग रहा था, इधर भी क्यू ही, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट थी, तो टोटल फोर्स 0 था। लेकिन ये दोनों फोर्स इसको क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे, तो वहां P क्रॉस ई या PE साइन थीटा अपने पास टॉर्क आया था। तो बिल्कुल वैसी ही पोजिशन अपने पास यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको देख लो, मैं इसको अब रफ कर दूंगा। इसके बाद अपने निकालते हैं टॉर्क। तो अब देखो बच्चों, टॉर्क निकालते हैं अपने। टॉर्क के लिए सबसे पहले आपको क्या है, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, और वो डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है इसी डायग्राम से लेकर। ठीक है, ये बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगा हुआ है। तो अब देखो टॉर्क आपको पता है कि यहाँ पर जो फोर्स F1 और F3 है, हेयर फोर्सेस F1 एंड F3 will rotate the loop। ठीक है, क्या करेंगे, रोटेट करेंगे लूप को, इस लूप को। तो अब देखो आप एक चीज की, ये फोर्स अपने यहां पर लगे हुए दिखाए थे। ठीक है, तो इन दोनों जो फोर्सेज हैं इनके बिटवीन अगर डिस्टेंस की बात करूं ऐसे टेढ़ी में, तो ये डिस्टेंस आपकी बी के इक्वल ही आएगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बी है, तो ये भी बी के इक्वल ही आएगी।
ठीक है। तो तभी जब डिस्टेंस इक्वल है तो ये फोर्स आप कहीं पर भी अप्लाई मान सकते हो, यहां पर भी मान सकते हो, बी रहेगी, यहां पर भी मान सकते हो, डायरेक्शन वही रहेगी, क्योंकि इस वायर पर आप जहां मर्जी पॉइंट लो फोर्स की डायरेक्शन सेम ही रहेगी, और डिस्टेंस भी दोनों के बिटवीन कितनी रहेगी, स्मॉल बी ही रहेगी। तो तभी मैंने बी सी यहां पर मान लिया भी ये फोर्स यहां पर लग रही है। ठीक है, तो बी और सी पर F1 फोर्स है इनवर्ड लग रहा है, F3 आउटवर्ड लग रहा है। तो अब देखो अपने क्या करते हैं, जो आपको टॉर्क के लिए चाहिए, देन टॉर्क, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टो इज इक्वल टू, वो होता है फोर्स और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, कि जो आपके पास कोई एक फोर्स, वैसे तो दो फोर्स लग रहे हैं, तो दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू है यहां पर F1 इज इक्वल टू F3 जो यहां पे है वो तो ILB है, तो वैल्यू तो अपने पास है फोर्स की। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास नहीं है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस क्या है, डायरेक्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। कि अगर मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, एक जो बंदा है थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा खड़ा है, ऐसे ऊपर खड़ा है मान लो, तो उसकी मेरे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। मान लो आप नीचे खड़े हो, एक बंदा आपके सामने छत पर खड़ा है, तो मेरे और उसके बीच में सीधी डिस्टेंस तो ये आ जाएगी, मतलब टेढ़ी आएगी ये ऐसे। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी, तो परपेंडिकुलर मतलब जहां पर वो बंदे की सीध में नीचे पॉइंट मिल रहा है उससे डायरेक्ट डिस्टेंस, मतलब कि मैं यहाँ पे अगर नीचे खड़ा हूं, ये ऊपर खड़ा है, तो यहां से मैं क्या करूं, ऐसे परपेंडिकुलर खींचूं, और ये वाली डिस्टेंस यहां पर O, अगर इसको O पॉइंट बोलूं मैं, तो ये OC जो डिस्टेंस होगी यहां पर, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टो की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ILB और इनटू में OC। अब नेक्स्ट जो अपना टारगेट है वो है इस OC की वैल्यू फाइंड करना। तो OC की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक चीज मैंने आपको कहा था कि ये जो कॉइल सॉरी लूप है, ये मैंने टेढ़ा रखा हुआ थीटा एंगल पर। अब वो थीटा एंगल कैसे बन रहा था, आप ये देखो। ठीक है, कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये वाला रजिस्टर है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी कॉइल थी, इसको ऐसे रख रखा था मैंने। तो इस कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे रख रखा है, तो अब आप एक चीज देखो यहां पर कि अगर इस कॉइल को मैंने थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा रख रखा है, तो जो इसका एरिया वेक्टर है वो ऐसे आएगा। एरिया वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अब एरिया वेक्टर और ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है, तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में यहां पर एक एंगल बन रहा है, वही मैंने दिखा रखा है। बी वेक्टर और ये एरिया वेक्टर के बिटवीन एंगल यहां पर जो बन रहा है वो कितना है, थीटा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल तो है ही 90, तो ये वाला एंगल फिर से क्या हो जाएगा, थीटा। कैसे, कि अगर मान लो ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करता हूं मैं, 90 माइनस थीटा, 90 और थीटा, तो 90 माइनस थीटा प्लस 90, और प्लस में इसको मान लो x मान लेता हूं मैं, इस एंगल को x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये छोटा ट्राइंगल है जो इसके अंदर, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं ऐसे। ठीक है, तो 90 90 180 180, तो x आपका थीटा के इक्वल आ जाएगा, मतलब ये वाला एंगल भी अब थीटा आएगा। तो इस एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए इतना ए बी वाला झंझट करना पड़ा। तो अब अपने क्या करते हैं, फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ OC। ठीक है, वैल्यू ऑफ OC। तो OC की वैल्यू अपने फाइंड कैसे करेंगे, कि फ्रॉम ट्राइंगल, एक ही तो ट्राइंगल है BOC, BOC ट्राइंगल से अगर मैं बात करूं, तो ये वाली डिस्टेंस आपके पास, आपको पता है स्मॉल b है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल b है, BC है, और OC आपको फाइंड करनी है। तो OC अपॉन BC अगर मैं बात करूं यहां पर, तो OC ये क्या है, इस थीटा एंगल के सामने वाली साइड है, मतलब कि परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो OC इज इक्वल टू BC साइन थीटा। ठीक है, तो OC इज इक्वल टू B साइन थीटा, यहां पर इसकी वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू आप उठा के और इस इक्वेशन में पुट कर दो, देन टो इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ILB और इनटू B साइन थीटा। ठीक है, और टो इज इक्वल टू I
यहां पर मैं L इंटू बी को इकट्ठा कर देता हूं और B साइन थीटा यहां पर रखता हूं, तो टो इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। अब यहां पर A क्या है, हेयर A जो है आपके पास वह L इंटू बी एरिया ऑफ लूप, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है, समझ आई बात, तो एरिया ऑफ लूप आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, टॉर्क की वैल्यू आ गई है, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू आ गई है। अब इसकी एक फॉर्म और बनाते हैं कि इफ लूप हैज, या हैव आएगा, लूप हैव एन टर्न्स, ठीक है, देख लेना आप अपोजिट सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर प्लूरल, एन टर्न्स हो अगर अपने लूप में, तो जो उस पर टो आएगा, तो टो इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। क्या आ जाएगा, यहां पर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक लूप के लिए, मतलब जब उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1 ही है, ये 1 ही लिया हुआ आपने, लेकिन n टर्न्स आ गए तो ये आ जाएगा उस पर। और इसमें या इसको लिख देते हैं अपने, टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और यहां पर आप लिखोगे हेयर m इज इक्वल टू एन आई ए इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, यानी जो आपने कॉइल ले रखी है उसका क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको m से शो करते हैं बच्चों, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है। और हालांकि ये टॉपिक आपके हटा दिया गया है, मतलब ये वाला नहीं, जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला था नेक्स्ट चैप्टर में है, हटा दिया गया है अब वाले सिलेबस से, लेकिन यहाँ पर वो काम आता है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो m मैग्नेटिक मोमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, वैसे इसको मैग्नेटिक डाइपोल तो नहीं बोलेंगे, वहां पर दो पोल होते थे, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट बोल देंगे इसको, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। तो टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और इन वेक्टर फॉर्म अगर इसको अपने वेक्टर फॉर्म में लिख दें ऊपर वाले फॉर्मूले को, तो टो वेक्टर इज इक्वल टू एम क्रॉस बी आपके पास आ जाएगा। और ये फॉर्मूला बिल्कुल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलता जुलता है, वहां पर आपने निकाला था P क्रॉस E, ठीक है। कैसे कि टो और टो, यहां पर क्या है आपके पास, जो ये टॉर्क है, दोनों ही टॉर्क की वैल्यू है, P और M ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, और B यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो मतलब जो आपके पास अब वाली ब्रांच है फिजिक्स की मैग्नेटिज्म वाली, इसमें फॉर्मूले वैसे ही आएंगे, बस उसमें क्या है, आप ऐसे कह सकते हो क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ गया, टो इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको यहां पर एक बार ओनली याद रख लो। अब बात करते हैं इसके स्पेशल केसेस की, ठीक है, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में सबसे पहला कि इफ कॉइल इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कॉइल को आपने पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस कर रखा है, मतलब थीटा 0 डिग्री, कॉइल भी आपने ऐसे प्लेस कर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपका ऐसे है, तो थीटा 0 डिग्री, तो टू इज इक्वल टू एम बी साइन 0, मतलब जो इस पे टॉर्क लगेगा वो 0, मतलब कॉइल आपकी कोई रोटेट नहीं करेगी इस टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड, इफ कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू, ठीक है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि थीटा आपका 90 डिग्री है, बिल्कुल आपने ऐसे परपेंडिकुलर प्लेस कर रखा है कॉइल को, तो तब आपके पास टो की जो वैल्यू आ जाएगी एम बी साइन 90 डिग्री, मतलब कि एम बी ये मिनिमम वैल्यू थी और ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, ठीक है, एम बी के इक्वल आ जाए। तो ये तो चलो आप आदी हो चुके इस चीज के, ये आपको आराम से आती है। तो ये अपना पूरा टॉपिक था बच्चों, और मैंने अपनी तरफ से पूरी एनर्जी लगा के और एक एक चीज आपको बताई है कि आपके समझ आ जाए, ठीक है, मेरा मेन मोटिव यही होता है समझ आ जाए। और इस टॉपिक को देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए कल मैंने वीडियो डाली, उन्होंने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को सीरियस लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आगे जस्ट गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक आएगा, वो इसी से रिलेटेड होगा सारा,
उसमें यही चीज प्रिंसिपल के रूप में यही चीज वहां पर काम करेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करो, रफ कॉपी में इसको लिख के देखो, और बाकी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैंने नोट्स की तरह ही आपको करवा दिया है ये, तो स्क्रीनशॉट मुझे उम्मीद है आपने ले लिया होगा। थैंक यू।